हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सिकंदर कुमार सृजन IAS यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग BPSC की संपूर्ण तैयारी कैसे करें इस चीज़ को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को BPSC की संपूर्ण तैयारी कैसे करें इस चीज़ को समझने के लिए कुछ बिंदुओं को जो है विस्तार पूर्वक समझना होगा। तो उसी को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि सबसे पहला बिंदु है BPSC की परीक्षा को पूरा पास करने के लिए, सफलता पाने के लिए आपको इन बिंदुओं को जो है ध्यान देना ही पड़ेगा, तभी आप सफलता का परचम लहरा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस बिंदु को, वो बिंदु क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो क्या है, तो सबसे पहले है कि आखिर शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले जो लड़कों के मन में ये दुविधा होती है कि आखिर शुरुआत कैसे किया जाए BPSC की तैयारी, क्या स्रोत हो, कैसे करें, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग बारीकी से समझेंगे, समझेंगे। फिर इसी वीडियो में हम लोग योग्यता क्या होनी चाहिए इस परीक्षा को में शामिल होने के लिए, उसको हम लोग समझेंगे। पाठ्यक्रम क्या हो, सिलेबस, चूँकि है क्या कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उसके सिलेबस को समझना अति आवश्यक होता है। तो इस परीक्षा के लिए भी ये सिलेबस होता होगा, उस सिलेबस को भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बारीकी से समझेंगे। तो पाठ्यक्रम क्या हो ये समझ गए। परीक्षा की पद्धति क्या हो, मतलब परीक्षा का क्या, कितने चरण में संपन्न होती है परीक्षा, कितने मार्क्स का होता है, ठीक है, और सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर क्या होता है। तो इस तरीके से हम जो है परीक्षा की पद्धति को समझने का प्रयास करेंगे। कौन से विषयों का नंबर मार्क्स जो है मेरिट में ऐड होता है, किस जो सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड नहीं होता है मेरिट में, उस चीज़ को इस पद्धति में ही हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग बिंदु देखते हैं कितने चरणों में संपन्न होती है। तो इसी परीक्षा की पद्धति के अंतर्गत ही इस पॉइंट को हम लोग समझ लेंगे, कितने चरणों में संपन्न होती है परीक्षा और सभी चरणों में क्या क्या जो है प्रोसेस को अपनाया जाता है और कैसे उस चरणों को जो है पास किया जाए, पार किया जाए। इस चीज़ को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। उसके बाद हम लोग जानेंगे कितने मार्क्स का होता है कुल परीक्षा। कुल परीक्षा जो होता है कितने मार्क्स का होता है, कितने अंक का होता है और कितने अंक में जो है आपका मेरिट बनने की संभावना होती है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अगला बिंदु है सफलता के लिए रणनीति क्या हो। ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बिंदु है, इसको समझना अति आवश्यक है। बिना रणनीति का आप किसी भी जो है युद्ध को नहीं जीत सकते। तो ये भी BPSC की परीक्षा भी एक युद्ध से कम नहीं है विद्यार्थियों के लिए। इस युद्ध को अगर भेदना हो और जीतना हो तो आपको सफलता के लिए रणनीति क्या हो, इसको आपको फोकस करना ही पड़ेगा, ठीक है। रणनीति, एक स्मार्ट रणनीति अपनाना ही पड़ेगा, तभी आप सफलता पा सकते हैं। क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, ये भी जानना अति आवश्यक है BPSC की तैयारी करने के लिए। क्यों? क्योंकि आज का जो दौर है, अभी का जो समय है, सूचना क्रांति का दौर चला हुआ है। इस सूचना क्रांति में क्या हो रहा है कि आपका सूचना का भरमार है, सूचना का बोझ तले सभी लोग दबे हुए हैं। तो इसमें चारों ओर से जो है सूचना ही सूचना है। आपको लगता है कि ये छूट गया, वो छूट गया। अभी आप कुछ पढ़ रहे होते हैं और दोस्तों को देखते हैं कुछ और पढ़ रहा है, तो उसमें भी आपको लगता है मेरा इसमें जो है हम कुछ कम जान गए और ये ज़्यादा जान गया। तो आप वो भी सोर्स उठा कर ले आते हैं और इसी उलझन में फंस कर रह जाते हैं और यही जो है असफलता का अभी वर्तमान में ये कारण है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो ये तय करना होगा कि हमको क्या पढ़ना क्या है, ठीक है। हम लोगों को आखिर पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, और स्रोत को एकदम जितना लिमिट रखेंगे, सीमित रखेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। हाँ, वो स्रोत कैसा हो तो सिलेबस से टैली करता हो और जितना सीमित स्रोत हो उतना अच्छा है। तो जो बोझ है इन्फॉर्मेशन का, जो सूचना क्रांति का, इससे बचना होगा, तभी आप सफलता के करीब आ पाएंगे। तो इस चीज़ को हम लोग जानेंगे आगे वीडियो में। पढ़ने का स्रोत क्या हो, है ना। पढ़ने का स्रोत क्या हो का मतलब क्या है कि आप कहाँ से सिलेबस में जितनी भी चीज़ों की चर्चा की गई है उन सारे चीज़ों को जो है आखिर पढ़े कहाँ से, उसका स्रोत कहाँ हो, कहाँ से उसको उठाया जाए, कहाँ से किस चीज़ को लिया जाए। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कौन कौन सी किताबें पढ़ें, कौन सी किताबें पढ़ें, कौन सी नहीं पढ़ें, ये चीज़ भी हम लोग, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, ये सब भी हम लोग जानेंगे। कोचिंग पढ़ना चाहिए अथवा नहीं, कोचिंग इम्पोर्टेंट है पढ़ना कि नहीं, कोचिंग पढ़ना चाहिए अथवा स्वयं तैयारी करें, तो इस पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कोचिंग का कितना अहम रोल है जो है आपको रिजल्ट दिलाने में, या स्वयं आप तैयारी करते हैं आप कॉन्फिडेंट होकर के, तो उसका कितना अहम रोल है।
तो इस चीज़ को भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। कोचिंग का कितना भूमिका होता है और स्वयं का तैयारी का कितनी भूमिका होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे। तो चलिए इस बिंदुओं को बारी बारी से समझने से पहले, इन बिंदुओं पर बारी बारी से समझने से पहले हम लोगों को सबसे पहले ये समझ लेना होगा कि आखिर ये बीपीएससी होता क्या है। बीपीएससी होता क्या है, बीपीएससी क्या होता है, तो समझिए। तो ये जो बी है, बी से होता है बिहार, पी से होता है पब्लिक, एस से होता है सर्विस और सी से होता है कमीशन। ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बिहार तो समझ ही गए, पब्लिक मतलब लोक, सर्विस मतलब सेवा, कमीशन मतलब आयोग। इसका मतलब हो गया बिहार का लोक सेवा आयोग एक संस्था है जो सिविल सेवकों की राज्य स्तर पर, बिहार के राज्य स्तर पर सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होता है। ये सिविल सेवकों की नियुक्ति करता है। कैसे करता है, तो सिविल सेवकों की नियुक्ति करने के लिए ये क्या करता है, परीक्षा का आयोजन करता है। पहले तो वैकेंसी निकालता है नोटिफिकेशन के माध्यम से, खुली प्रतियोगिता परीक्षा, उसमें जो लोग फॉर्म भरते हैं शामिल होते हैं, फिर उसके जो है वो 3 चरण में परीक्षा लेता है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, जिसको आप इंटरव्यू कहते हैं। ये तीनों चरण से पास करने के बाद आपका मेरिट बनता है और आप जो है मेरिट में आते हैं तो आपको जो है पद जो है रैंक के हिसाब से दिया जाता है। तो इसमें पद कौन सा मिलता है इस परीक्षा को पास करने के बाद? इस परीक्षा को पास करने के बाद पद जो है राज्य स्तर के जो अधिकारी लोग होते हैं, जैसे एसडीएम हो गया, उपसमाहर्ता हो गया, बीडीओ, सीओ, डिप्टी एसपी, है ना, निर्वाचन पदाधिकारी, मत्स्य पदाधिकारी, पशुपालन पदाधिकारी, प्रखंड खंड शिक्षा पदाधिकारी, जो ये जितने भी राज्य स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति इस बीपीएससी के माध्यम से किया जाता है। ऐसे भी संविधान में कहा गया है कि जो है केंद्र स्तर पर जो अधिकारियों की, सिविल सेवकों की नियुक्ति की जाएगी, उसके लिए एक संस्था का गठन होगा। तो सरकार ने यूपीएससी का गठन किया। ये केंद्र स्तर के अधिकारियों के, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईआरटीएस आदि आदि पदों का जो है, पदों के लिए ये परीक्षा का आयोजन करती है। उसी प्रकार से संविधान में कहा दिया गया है कि प्रत्येक राज्यों के लिए भी अपना अपना आयोग होगा और वो आयोग राज्य के स्तर पर जो है अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है, और जो है सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होगा। तो वैसे ही प्रत्येक राज्य में है तो बिहार में भी होना लाजिमी है। तो बिहार में जो संस्था है लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए, उसका नाम है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी। अब इसी तरह से मान लीजिए उत्तर प्रदेश में जो होगा जो संस्था लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए, तो उसका क्या नाम है, तो यूपीपीएससी। ठीक है, उत्तराखंड में होगा तो यूकेपीएससी, झारखंड में होगा तो जेपीएससी, मध्य प्रदेश में होगा तो एमपीपीएससी। तो इसी प्रकार सोन राज्य के नाम से जो है अपना अपना आयोग है। ठीक है, ये जो राज्यों का जो आयोग है ना, जितने भी प्रत्येक राज्यों का, उनको एक शब्द में कह दिया जाता है पीसीएस। ठीक है, पीसीएस का मतलब होता है कि जैसे बीपीएससी को आप पीसीएस कर सकते हैं, यूपीपीएससी को आप पीसीएस कर सकते हैं, यूकेपीएससी को आप पीसीएस कर सकते हैं। ठीक है, जेपीएससी को पीसीएस कर सकते हैं। मतलब राज्य स्तर के सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए जो जितने भी जो आयोग है, उन सारे आयोगों को एक शॉर्ट फॉर्म में पीसीएस कहा जाता है। तो पीसीएस का मीनिंग क्या होता है इसको समझ लीजिए। पीसीएस का मीनिंग होता है, पी मतलब प्रोविंशियल, एस मतलब सिविल, सी मतलब सिविल और एस मतलब सर्विस। प्रोविंशियल मतलब तो जानते ही हिंदी, क्षेत्रीय, सिविल मतलब है ना असैनिक, और सर्विस मतलब सेवा, क्षेत्रीय असैनिक सेवा। ठीक है, मतलब जो है सिविल असैनिक कह सकते हैं या नागरिक, सिविल का मतलब नागरिक होता है या, है ना, तो क्षेत्रीय नागरिक सेवा, क्षेत्रीय लोक सेवा, है ना, इस चीज़ के लिए मतलब क्षेत्रीय स्तर पर जो संस्थाएं होती है अधिकारियों की नियुक्ति के लिए, उसे हम पीसीएस कह देते हैं। बीपीएससी और पीसीएस एक ही चीज़ है, दोनों एक दूसरे का पर्याय है। चलिए ठीक है, अब आइए हम लोग आगे इन सारे बिंदुओं पर बारी बारी से विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। आइए हम लोग पहला बिंदु शुरुआत कैसे करें इस पर थोड़ा सा बात करते हैं और इसको बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करें इसको जानने से पहले सबसे पहले तो हमें ये जान लेना होगा कि बीपीएससी परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता क्या होनी चाहिए मतलब आपके अंदर क्या योग्यता हो, मिनिमम योग्यता क्या हो, ताकि आप इस परीक्षा में शामिल हो सकें।
तो योग्यता में यही कहा गया है कि सबसे पहले तो आप जो हैं किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, विश्वविद्यालय से स्नातक पास किए हों किसी भी विषय में, तो यही योग्यता है। और आयु की कुछ योग्यता है, तो आयु की मिनिमम योग्यता है कि जो है 20 वर्ष, कुछ पद के लिए 20 वर्ष है और कुछ पदों के लिए 21 वर्ष है, मिनिमम है। और उससे अधिक आरक्षण वाइज जो है प्रत्येक आरक्षण कैटेगरी के वर्गों के लिए अलग अलग उम्र सीमा तय किया गया है। ठीक है, जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए 37 वर्ष तक वो परीक्षा दे सकते हैं। ओबीसी वर्ग, ओबीसी में तो बिहार में 2 वर्ग है, जो है वो BC1 वाले और BC2 वाले जो है वो 3 साल एक्स्ट्रा दे सकते हैं। 3 साल मतलब जनरल वालों से 3 साल एक्स्ट्रा दे सकते हैं। ठीक है, और SC ST वालों का और भी ज़्यादा उम्र है, तो उसके लिए कोई ये नहीं है। तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करें इसको समझने से पहले सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना होगा, संकल्प लेना होगा। संकल्प लेना होगा, संकल्प लेंगे तभी सिद्धि को प्राप्त करेंगे। तो संकल्प कैसा लेना होगा, तो BPSC परीक्षा पास करने के लिए संकल्प लेना होगा। संकल्प आप लेंगे तो आप मोटिवेटेड रहेंगे और उस चीज़ को काम करने में भी मतलब उस काम को करने में भी आपको मज़ा आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट आएगा, तभी आप उसको अच्छा से गंभीरता से लेंगे, गंभीरता से समझने का प्रयास करेंगे उसको, और उसको जो क्राइटेरिया है, उसको जितने भी प्रोसेस, उस सारे प्रोसेस को आप गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, ताकि आप परीक्षा को पार कर सकें। तो इसलिए संकल्प का बहुत ही महत्वपूर्ण है योगदान है इस परीक्षा को पास करने में। अगर संकल्प ले लिए तो समझिए आधा काम आपका हो गया। तो दूसरा, संकल्प ले लिए तो आपको सबसे पहले संकल्प जैसे ले लिए तो आपके मन में एक सुबगाहट आएगी, आखिर ये है क्या परीक्षा, इसका सिलेबस क्या होता है, परीक्षा कैसे होती है, कितने चरणों में होती है। ठीक है, इन सारी बातों को समझने का, आपको जानने का एक सा मतलब सुबगाहट आ जाएगा, मतलब एक जो है जानने की लालसा आ जाएगी। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले संकल्प ले लिए, उसके बाद आप सिलेबस को समझने का प्रयास करें। तो हम लोग सिलेबस को भी समझेंगे। तो सिलेबस को पढ़ने का प्रयास करें कि आखिर सिलेबस में क्या है, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, मेंस का क्या है, और इंटरव्यू के लिए कैसा मतलब होता है, मॉक इंटरव्यू देखा करें, समझा करें। हाँ, तो सिलेबस को समझ गए, उसके बाद क्या करें, आप पिछले कुछ वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन जरूर करें। इससे क्या होता है कि आपको दिशा का पता चलता है और यह भी पता चलता है कि आखिर प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है, किस विषय में कहाँ से प्रश्नों को उठाया जा रहा है। ठीक है, तो इससे आपको इस चीज़ों का पता जो है, आपको इन सारे चीज़ों का पता आपको पिछले कुछ वर्षों के, गत वर्षों के प्रश्न संग्रह से ही प्राप्त हो सकता है। तो प्रश्न संग्रह को अवलोकन तो जरूर करें, तभी जो है आप एक अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। BPSC परीक्षा की तैयारी में जो है बने रहने के लिए आपको जुनून और आग का होना अति आवश्यक है। आपके अंदर में जुनून होना चाहिए कि हमें पैशन होना चाहिए कि इस पद को पाना ही पाना है, तो अब आप हमेशा निरंतर उसमें लगे हुए रहेंगे। अगर जुनून नहीं है तो फिर वो तैयारी आपकी धीरे धीरे गिरते चली जाएगी। इसीलिए जुनून का होना, फिर अंदर में सेल्फ मोटिवेटेड होना, आग होना, जुनून होना आवश्यक है। किसी भी विषय को हमेशा जो है, किसी भी विषय की जो शुरुआत करें सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप मान लीजिए आप सारा कुछ समझ गए हैं, पिछले गत वर्षों के प्रश्नों का भी अवलोकन कर लिए हैं, तो आपको शुरुआत करने की बारी है। तो शुरुआत जो करिएगा, तो किसी भी विषय का जो शुरुआत करिएगा वो एकदम जीरो लेवल से करिए। होता क्या है कि हर विषय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और दूसरा हर विषय का जो टॉपिक है एक दूसरे से जो है जुड़ा हुआ है। तो आप एक विषय के अंतर्गत मान लीजिए कोई टॉपिक पर है, उसी से जुड़ा हुआ अगला कोई टॉपिक है वो पढ़ेंगे, तो पहले उसका जो है उसमें अब पहले टॉपिक का कुछ चर्चा है, तो पहला टॉपिक आप अच्छा समझे रहेंगे तब ना दूसरा टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए जो है यह कहा गया है कि किसी भी विषय को उठाएं तो उसको जीरो से पढ़ना शुरू करें। मतलब एकदम समझिए कि कुछ नहीं आ रहा है, आपको जीरो से समझना है, तब जा करके और शुरू से अंत करें उसको, तब जा करके दूसरा सब्जेक्ट पढ़ें। तो इस तरह से शुरुआती दौर में इस तरह से पढ़ना चाहिए। बाद में आप मान लीजिए बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं, तो आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आपका डेवलप हो चुका है, तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, कहीं से भी अंत कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में मेरा मानना है कि विद्यार्थियों को किसी भी विषय को उठाना चाहिए तो जीरो से उसको अंत करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं धैर्य बनाए रखें। इस परीक्षा में धैर्य बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजर कर इस परीक्षा को का जो चरण है, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है इस परीक्षा का। तो प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू है, लगभग 1 से 1.5 साल का प्रोसेस चलता है। इसलिए धैर्य को बनाए रखें, पेशेंस को बनाए रखें, है ना, निरंतर मेहनत करते रहें,
तो ज़रूर एक दिन जो है आप सफलता को पालेंगे। बिना थके बिना हारे जो है काम में अपना लगा रहना है, क्योंकि आपने संकल्प लिया है तो सिद्धि को प्राप्त करना है। तो संकल्प सिर्फ लेने से नहीं ना होगा, सिद्धि को भी प्राप्त करना होगा। तो सिद्धि को प्राप्त करने के लिए बिना थके बिना हारे, आप बीच में थक हार सकते हैं कभी कभी, कुछ जो है ओकेजनली आप छुट्टी मना सकते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि बिना थके बिना हारे का मतलब है कि मतलब ज़्यादा बीच में नहीं रुकावट आना है। आपको जो जिस संकल्प को आपने लिया है, प्रतिज्ञा को लिया है, उसे पूरा करने के लिए बिना थके बिना हारे निरंतर काम करते रहना होगा। और फिर जो है सेल्फ मोटिवेटेड होकर के काम करना होगा। मतलब मान लीजिए इस बीच में क्या होगा कि बहुत लोग आपको इंटरप्ट करने वाले लोग भी मिलेंगे, नेगेटिव सोच आपके अंदर डाला गया कि अरे यार ये तो बहुत बड़ा चीज़ है, इसमें नहीं होगा, बहुत लोगों को तो नहीं हुआ है, तुम्हारा भी नहीं होगा। तो इस तरह से उन लोगों के बातों पर एकदम नेगेटिविटी से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिव दोस्तों से दूर रहें। हमेशा पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहें, तभी आप सफलता का जो है यही एक मूल मंत्र है कि आपको सबसे पहले तो सकारात्मक सोच रखना होगा, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना होगा और उसमें आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना होगा कि दूसरा अगर कुछ नेगेटिविटी दे भी रहा है तो आप उसको अपने मोटिवेशन लेवल से उसको डाउन कर देना होगा, उसको गिरा देना होगा और आपको सेल्फ मोटिवेशन से आगे बढ़ना होगा। तो चलिए, तो शुरुआत कैसे करें में यही बात है। शुरुआत कैसे करें में मतलब शुरू से कोई भी चीज़ को समझे, सिलेबस को समझे, संकल्प ले, सिलेबस समझे, पिछले गत वर्षों के प्रश्नों को देखें, धैर्य बनाए रखें, सेल्फ मोटिवेटेड रहे और किसी भी विषय को जब भी शुरुआत करें तो बुनियादी लेवल से करें, जीरो लेवल से करें और फिर देखिएगा एक दिन आप में जो है वो तैयारी का जो है धीरे धीरे पूर्ण होता चला जाएगा तैयारी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले बिंदु पर चलते हैं। आइए अब हम लोग जो है परीक्षा की पद्धति क्या होती है इसको समझते हैं। हम लोग जो है परीक्षा का पैटर्न क्या होता है इसको समझते हैं। तो परीक्षा जो बीपीएससी परीक्षा का जो पैटर्न है वो 3 चरण में होता है, 3 चरण में ये संपन्न होता है। तो 3 चरण क्या होता है? पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा चरण मुख्य परीक्षा और तीसरा चरण है साक्षात्कार। इस 3 चरण से गुजरने के बाद ही मेरिट बनता है, मेरिट में आप आते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा जो होता है जिसको आप प्रीलिम्स भी कहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, तो प्रीलिम्स परीक्षा जो होता है वो कितने समय का होता है? 2 घंटे 15 मिनट का होता है। ठीक है, और कुल मार्क्स कितना होता है? तो 150, 150, कुल प्रश्न 150। ठीक है, निगेटिव कोई भी निगेटिव नहीं होता है इसमें, निगेटिव मार्क मतलब कोई भी आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, स्वतंत्र हैं, निगेटिव नहीं है। सिर्फ ये जो परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा है, कि ये भीड़ को कम करने के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है, सिर्फ भीड़ को कम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है मार्क्स। इसका जो मार्क्स है मेरिट में जुटता है तो नहीं। ठीक है, प्री परीक्षा तो जैसे कि पता चला है कि भीड़ को कम करने के लिए है, तो इसका स्वाभाविक बात है इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुटेगा, मार्क्स मेरिट में नहीं जुटता है। कट ऑफ क्या होता है लगभग? तो ये हर प्रत्येक वर्ष जो है कट ऑफ जो है चेंज होता रहता है। लगभग अमूमन देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों से जो है कट ऑफ 90 से ऊपर रहता है, मतलब 95 से ऊपर ही रहता है जनरल का। तो जनरल का 95 से ऊपर रहता है, तो ओबीसी का मान के चलिए BC 2 का उससे 4 कम कर दीजिए, 3 कम, BC 1 का उससे 6, 7, 8 कम कर दीजिए, इस तरह से रहता है कट ऑफ। ठीक है, तो कट ऑफ पर भी हम लोग बाद में बात करेंगे। तो हर बार कट ऑफ चेंज होता है, मतलब आपको प्रारंभिक परीक्षा को पास करने के लिए कम से कम ये तो लेकर चलना होगा कि 100 से ऊपर बनाकर आएँ। ठीक है, चूँकि 95 कट ऑफ रहता है तो 100 से ऊपर रहेंगे तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो आप जो है मुख्य परीक्षा में तब जो है बिना तनाव के आप परीक्षा में जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। नहीं तो होता क्या है कि प्रीलिम्स में किसी को कॉन्फिडेंट नहीं रहता है कि इतना आ रहा है, तो क्या है कि मुख्य परीक्षा का तैयारी करने में भी उसको मन नहीं लगता है। तो इसीलिए कॉन्फिडेंट रहने के लिए, मुख्य परीक्षा को अच्छा धार देने के लिए आपको प्रारंभिक परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करना अच्छा रहता है। ठीक है, सही रहेगा। अब आते हैं दूसरे चरण पर। दूसरे चरण में क्या है कि दूसरे चरण में आपको मुख्य परीक्षा होती है जिसे हम मेंस एग्जाम भी कहते हैं, यह लिखित परीक्षा होती है। और ये जो प्रारंभिक परीक्षा है ये ऑब्जेक्टिव होता है, सारा प्रश्न 150 प्रश्न है ना, तो 150 प्रश्न क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है कि एक प्रश्न दे दिया और उसका 4 ठो ऑप्शन दे दिया। अब चूंकि यहाँ पर 5 ठो ऑप्शन दिया जाता है बीपीएससी में, पहले 4 ठो दिया जाता था, अब 5 ठो दिया जाता है। ठीक है, A, B, C, D और एक ठो E देता है, उसमें लिखा रहता है इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो यही ऑप्शन जो दे करके जो है आजकल उलझाव पैदा कर दिया है बच्चों में। ठीक है, तो समझिए 5 ऑप्शन रहता है प्रत्येक प्रश्न में। तो प्रारंभिक परीक्षा किस
मतलब नेचर का होता है, ऑब्जेक्टिव नेचर का, और मुख्य परीक्षा किस नेचर का होता है, सब्जेक्टिव नेचर का। मतलब इसमें प्रत्येक प्रश्न को, प्रत्येक पेपर को आपको कॉपी पर पेन से लिखना होगा, जैसे आप यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हैं उस तरीके से लिखना होगा। ये जो मुख्य परीक्षा होता है ये कुल 900 मार्क्स का होता है, 900 मार्क्स का होता है, और यहीं से जो है मेरिट में यही नंबर जुटना शुरू हो जाता है। तो 900 मार्क्स का होता है, तो कौन कौन सा पेपर होता है, तो आप जैसे प्री पास कर गए तो मेंस के लिए प्री जैसे पास कर गए, पास करने के बाद आपको फिर से फॉर्म भरना होता है मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भर देते हैं, तो उसके बाद फिर आपको डेट जो है अनाउंस किया जाता है कि फलाने डेट में आपको मुख्य परीक्षा देना है। वो रूटीन बन करता है, आता है, आपको एडमिट कार्ड प्राप्त हो जाता है। तो एडमिट कार्ड प्राप्त हो जाता है तो उसमें आपको लिखा रहता है, रूटीन लिखा रहेगा कि जो पहला दिन जो होता है वो सामान्य हिंदी का परीक्षा होगा। सामान्य हिंदी क्या है, सबके लिए कॉमन है, और ये इस हिंदी को क्या है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ये कुल जो है 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसमें आपको 30 मार्क्स लाना है ना। तो 30 मार्क्स लाना है, क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका मतलब है इसको पास ही करना है ना। ज़्यादा ले भी आए तो कोई फर्क नहीं है, कम लाएँ तो फिर आगे का कॉपी चेक नहीं होगा। तो क्वालिफाइंग नेचर का है, सामान्य हिंदी सबके लिए कॉमन है। पहला दिन ये होता है। इसमें क्या क्या सिलेबस है इसको हम आगे अभी तुरंत जस्ट बता रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरे दिन जो आपका एग्जाम होगा, पहला दिन हिंदी हो गया, सामान्य हिंदी। दूसरे दिन जो एग्जाम होता है वो जीएस फर्स्ट होता है। जीएस फर्स्ट, जी से जनरल, एस से स्टडीज, जनरल स्टडीज फर्स्ट, तो सामान्य अध्ययन प्रथम, है ना। तो दूसरे दिन हो गया, ये भी 3 घंटे का होगा, और ये भी कितना होगा, कितना मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। तीसरे दिन आपके रूटीन प्रोग्राम में लिखा रहेगा कि तीसरे दिन जो है GS2 होगा। GS2 होगा तो GS2 भी 3 आवर्स का होगा, और यह भी 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो GS2 3 आवर्स का और 300 मार्क्स का। GS2 मतलब सामान्य अध्ययन 2, पेपर 2, सामान्य अध्ययन पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 2। इसमें क्या है सिलेबस, क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, अभी जस्ट हम लोग अभी जान रहे हैं, समझेंगे धीरे धीरे से। प्री में क्या सिलेबस पढ़ना चाहिए उसको अभी समझेंगे। सबसे पहले सामान्य हिंदी में क्या पढ़ना चाहिए उसको समझेंगे। जीएस फर्स्ट में क्या सिलेबस है उसको क्या हम लोग को अध्ययन करना चाहिए उसको समझेंगे। GS2 में क्या सिलेबस है उसको अभी हम लोग समझेंगे। फिर एक ऑप्शनल आपको रखना होता है। ऑप्शनल मतलब क्या है कि ये सब का अलग अलग होगा। देखिए, सामान्य हिंदी, जीएस फर्स्ट और GS2 ये सब के लिए क्या है, कॉमन है, सबको इस परीक्षा को देना है, सारे स्टूडेंट्स को, सारे जो मतलब प्री पास करके मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उन सारे लोगों को हिंदी भी देना होगा, GS फर्स्ट भी देना होगा, GS सेकंड भी देना होगा, और सब के लिए क्वेश्चन भी समान होगा, सारा कुछ सेम होगा। लेकिन ऑप्शनल क्या होगा, सबके लिए अलग अलग होगा। जो आप फॉर्म भरते समय चूज करते हैं वही ऑप्शनल होगा, वही प्रश्न पत्र होगा, उसी को आपको जवाब देना है। तो ऑप्शनल सबका अलग अलग है। तो BPSC जो है कुल 34 पेपर का जो है ऑप्शनल आपको ऑप्शन देती है, उसमें से कोई एक पेपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई इतिहास रख लिया, कोई भूगोल रख लिया, कोई राजनीतिक शास्त्र रख लिया, ठीक है, जो है कोई एंथ्रोपोलॉजी रख लिया, मानव शास्त्र, कोई जो बोटनी रख लेगा, कोई बायोलॉजी रख लेगा, है ना। तो इसी तरह से सो ऑन जितना भी 34 सब्जेक्ट के अंतर्गत, जैसे लोक प्रशासन रख लिया, ठीक है, कोई LSW रख लेता है, कोई समाज विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, समाज विज्ञान रख लेता है ना, सोशलॉजी, कोई साइकोलॉजी रख लेता है। इस तरह से ऑप्शनल पेपर जो है आपको जो है, तो ये भी 300 मार्क्स का होता है। 300 मार्क्स का हुआ। तो देखिए, ये तो सामान्य हिंदी 100 मार्क्स का है, लेकिन ये तो क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ पास करना है, तो इसका तो मेरिट में जुटता नहीं है, तो ये भी मेरिट में नहीं जुटा। प्री का भी मार्क्स नहीं जुटता है, हिंदी का भी मार्क्स नहीं जुटता है, मुख्य परीक्षा का हिंदी का। अब मार्क्स मेरिट में जुटता कौन है, तो ये GS फर्स्ट जुटता है 300 मार्क्स, GS2 का 300 मार्क्स, ऑप्शनल का 300 मार्क्स, ठीक है। तो 300, 300, 600 और 300, 900, तो मुख्य परीक्षा का 900 मार्क्स जो है आपके रिजल्ट होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, और यह जो मार्क्स है बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आप उसके बाद साक्षात्कार है 120 का, तो 120, 900 और 120 कितना हो गया, 1020। 1020 में ही आपका मेरिट बनता है, ठीक है। इसमें इस 900 में अगर कोई 500 से ऊपर ले आता है तो उसको इंटरव्यू देने का जरूर मौका मिल जाता है, ठीक है। इसलिए इंटरव्यू देने का मौका पाना चाहते हैं तो आपको इस 900 में से 300, 300, 600 और 300, 900 में से आपको 500 से ऊपर लाने का प्रयास करना चाहिए।
तो चलिए हम लोग अब जो है बारी बारी से प्रारंभिक परीक्षा में क्या पढ़ना चाहिए, क्या सिलेबस है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको समझते हैं। फिर मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी का क्या सिलेबस है, जीएस फर्स्ट का क्या सिलेबस है, कितना क्वेश्चन होता है, कितना अटेम्प्ट लेना होता है, ये सब समझेंगे। फिर जीएस 2 में जो है कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और कितना का अटेम्प्ट लेना चाहिए, ये सब जानेंगे हम लोग। और किस सिलेबस, इस जीएस 2 में क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन सा विषय को शामिल किया गया है। फिर ऑप्शनल में जो आप रखेंगे तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ऑप्शनल के लिए क्या है, तो ये तो सबके लिए अलग अलग होगा, तो यहाँ बताना तो मुमकिन है नहीं, तो हम ऑप्शनल के लिए फिर अलग से किसी वीडियो में बता देंगे उसका सिलेबस क्या हो। जैसे कि लोक प्रशासन के लिए क्या सिलेबस होता है ना, भूगोल के लिए क्या सिलेबस होता है ना, हिस्ट्री के लिए क्या सिलेबस है बीपीएससी में, इसके ऑप्शनल के हम अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रारंभिक परीक्षा को पहले बात कर लेते हैं क्या सिलेबस है लेते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस के अंतर्गत जो है इन सब सारे विषयों से प्रश्न को पूछा जाता है। तो किस विषय से कितना प्रश्न पूछा जाता है इसको भी हम लोग समझेंगे। तो पहला है कि भारत का इतिहास बिहार सहित, मतलब बिहार सहित भारत का इतिहास से जो खंड से जो पूछा जाता है, करीब 35 से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आता है आपको करेंट अफेयर्स, समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय स्तर का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, जो उससे जो पूछा जाता है उससे 25 से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद आता है वेटेज के आधार पर सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछा जाता है 18 से 20 प्रश्न। सामान्य भूगोल बिहार समेत, मतलब बिहार समेत सामान्य भूगोल में भी जो है क्या क्या पढ़ना है उसको भी चर्चा करेंगे। सब इससे प्रश्न जो पूछा जाता है 15 से 18। भारतीय राज्य व्यवस्था जिसे आप पॉलिटी कहते हैं, पॉलिटी से भी जो है प्रश्न की संख्या लगभग प्रत्येक वर्ष एग्जाम में प्री में 14 से 16 रहता है। भारत की अर्थव्यवस्था बिहार सहित, मतलब बिहार सहित भारत के जो अर्थव्यवस्था पूछा जाता है उससे, उसका इस खंड से 16 से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार से खास करके बिहार की विविध जो है विविध से प्रश्न रहता है, और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका क्या रही है और यहाँ के नेताओं की क्या भूमिका रही है और यहाँ के महिलाओं की क्या भूमिका रही है, इससे संबंधित जो है प्रश्न करीब 10 से 12 प्रश्न रहता है। इसी खंड में आप समझ लीजिए, तो बिहार का भूगोल तो इसी खंड में आप पढ़ेंगे, 15 शामिल है, बिहार का इतिहास भी इसी में शामिल है। अब आइए समझते हैं कि अब भारत का इतिहास तो अपने आप में बड़ा है, भारत का इतिहास बड़ा है, उसमें 3 खंड आता है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक भारत। तो प्राचीन काल से कितना रहता है, आधुनिक काल से कितना रहता है और मध्यकाल से कितना रहता है। तो सबसे ज़्यादा अगर मान लीजिए 40 प्रश्न इतिहास से रहेगा तो सबसे इसका 50% क्वेश्चन जो है आधुनिक भारत से रहेगा। तो इसलिए वेटेज के आधार पर अगर हम लोग तैयारी करें स्मार्ट तरीके से तो आधुनिक भारत पर सबसे पहले फोकस करना उचित रहेगा। तो आधुनिक भारत से 50% क्वेश्चन रहता है, मतलब 40 प्रश्न पूछेगा तो समझिए 20 क्वेश्चन जो है आधुनिक भारत से रहेगा। फिर उसके बाद जो है बाकी 20 बचा, उसमें से अधिकतर प्रश्न प्राचीन काल से रहेगा, वो भी सांस्कृतिक घटनाओं से जुड़ा हुआ, ठीक है, सांस्कृतिक जो है पहलुओं से प्रश्न रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मध्यकालीन भारत में से जो प्रश्न, प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रख करके मध्यकालीन भारत से प्रश्न पूछा जाता है। तो वैसे उसी तरीके जैसे जैसे प्रश्न पूछा जाता है उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे इस इतिहास खंड को। सबसे पहले आधुनिक भारत को तो एकदम एक एक चीज़ पढ़ लेना है, उसके बाद प्राचीन भारत में सांस्कृतिक पहलुओं को टच करते हुए पढ़ना है, और फिर जो है मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत में प्रशासनिक पहलुओं को ध्यान में देते हुए उसको अध्ययन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आता है करंट अफेयर्स, समसामयिक घटनाएं, इससे 25 से 30 प्रश्न रहता है। तो समसामयिक घटनाओं में जो है राष्ट्रीय स्तर का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो घटनाएं पिछले 1 वर्षों से का जो है वो पूछा जाता है। कहने के लिए तो पिछले 1 वर्ष का रहता है, लेकिन जो ज़्यादातर प्रश्न होता है पिछले 8 महीना का ही होता है, 7 से 8 महीना का ही प्रश्न रहता है। मान के चलिए अगर 25 प्रश्न पूछा है उसमें से 20 प्रश्न जो होगा पिछले 7 से 8 महीने का होगा। तो इस तरह के आप समझ सकते हैं करंट अफेयर्स कैसे तैयार करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सामान्य विज्ञान खंड आता है। सामान्य विज्ञान खंड में 18 से 20 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो इसमें भी जो है सामान्य विज्ञान में 3 सब्जेक्ट होता है ना, तो 3 सब्जेक्ट में क्या क्या होता है बताइए, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो हम जैसे लिखे हैं ना उसी वरीयता क्रम में प्रश्न पूछा जाता है। अगर मान लीजिए 20 प्रश्न पूछा है तो उसमें से 50% प्रश्न बायोलॉजी से रहेगा। बायोलॉजी कैसा, तो सामान्य स्तर का, अंडर 10th स्टैंडर्ड का, जैसे ब्लड ग्रुप वगैरह पढ़े होंगे, विटामिन्स वगैरह पढ़े होंगे, है ना, जो है मानव और प्लांट वगैरह के बारे में जो पढ़ते हैं, है ना, तो उससे प्रश्न रहता है लगभग इससे 50, मतलब विज्ञान खंड से सबसे ज़्यादा प्रश्न बायोलॉजी खंड से ही रहता है। उसके बाद फिजिक्स से, और उसके बाद केमिस्ट्री से मान के चलिए नगण्य के बराबर 2-4
5, 3, 2 इस तरह से क्वेश्चन रहता है। तो उसी तरीके से हम लोग भी पढ़ेंगे। साइंस पढ़ेंगे तो सबसे पहले बायोलॉजी को पढ़ेंगे, फिर फिजिक्स को पढ़ेंगे, और केमिस्ट्री छूट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सामान्य भूगोल बिहार समेत, इसमें क्या है कि सामान्य भूगोल है, तो सामान्य भूगोल में तो बहुत चीज़ आता है कि ना, वर्ल्ड विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल। भारत का भूगोल, विश्व भूगोल। विश्व भूगोल अमूमन जो है, जो जितना भी आप प्राकृतिक भूगोल पढ़ रहे हैं विश्व स्तर का, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, है ना, भूपटल, है ना, ये सब जितना है, महासागर, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जितना भी पढ़ेंगे वो आपका सामान्य भूगोल के अंतर्गत आता है, वर्ल्ड विश्व भूगोल के अंतर्गत आता है। फिर भारत का भूगोल एक स्पेशल तरीके से पढ़ेंगे। उससे इस खंड में जो है भारत के भूगोल से ज़्यादा प्रश्न रहता है ना, भारत के भूगोल से ज़्यादा प्रश्न रहता है और विश्व भूगोल से भी प्रश्न रहता है ना। जो फिजिकल वाला जो क्षेत्र है, फिजिकल भूगोल है ना, तो उससे प्रश्न रहता है। तो बिहार का भूगोल से भी कुछ प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो उसको हम बिहार के भूगोल को इसी में इंक्लूड कर दिए हैं, तो सब मिला करके लगभग 15 से 18 प्रश्न पूछा जाता है। भारतीय राज्य व्यवस्था जिसे आप पॉलिटी कहते हैं, इससे 14 से 16 प्रश्न रहता है। 14 से 16 प्रश्न के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था में जितना भी जो है संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो संविधान में जितने भी टॉपिक हैं, सारा चीज़ों को, जैसे कि मौलिक अधिकार, जैसे कि मान लीजिए भारत और राज्य, उनके राज्य संघ, और नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना, महान्यायवादी, संसद, तो इस सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से कैग, इस तरह से जितने भी टॉपिक हैं उन सारे टॉपिकों से प्रश्न लगभग रहता है, ठीक है। तो ये हो गया भारतीय राज्य व्यवस्था। फिर उसके बाद आते हैं भारत की अर्थव्यवस्था बिहार सहित। भारत की अर्थव्यवस्था से अमूमन देखिए इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसमें क्या है कि जो प्रश्न को अगर अवलोकन करिए तो आपको पता चलेगा कि इस खंड से बजट, आर्थिक समीक्षा और स्कीम योजनाएं, बस यहीं से सवाल रहता है। बैंकिंग, मुद्रा, ये सब चीज़ से, इस सेक्टर से रहता है। अर्थव्यवस्था में जैसे कृषि है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र से जो है बुनियादी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो उसी बुनियादी तरीके से हम लोग इस खंड को पढ़ लेंगे, ठीक है। 16 से 20 क्वेश्चन है इसमें, और ज़्यादातर इस विषय के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो करंट बेस रहता है, ठीक है। जो करंट में कोई इशू चल रहा होता है तो उसी को जो है अर्थव्यवस्था से जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है, उसको कह दिया जाता है कि अर्थव्यवस्था का प्रश्न है। बिहार खंड से जो प्रश्न रहता है, एक स्पेशल तरीके से बिहार का प्रश्न रहता है, उसमें विविध, बिहार का विविध, ठीक है, और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही है, बिहार के नेताओं की क्या भूमिका रही है, इससे रिलेटेड प्रश्न रहता है। तो वो करीब 10 से 12 प्रश्न रहता है। फिर उसके बाद एक अंतिम में आता है आपको गणित एवं मानसिक योग्यता, गणित एवं रीजनिंग मिला करके 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुल मिला करके आपको 150 प्रश्न का जवाब, 150 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, प्रीलिम्स परीक्षा में, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग अब मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम को समझते हैं। सामान्य हिंदी का जो परीक्षा होता है वह क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ आपको पास करना है, सिर्फ पास करना है। ये परीक्षा 3 घंटे की होती है और 100 मार्क्स का, कुल मार्क्स का 100 होता है। मेरिट में नहीं जुटता है, क्वालिफाइंग नेचर है तो स्वाभाविक बात है मेरिट में नहीं जुटेगा, सिर्फ पास करना है। तो इसमें पूछा क्या जाता है इसको समझिए। निबंध खंड से 30 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। निबंध में आपको क्या करेगा, 4-5 ठो दे देगा, उसमें से कोई एक निबंध लिखना होता है, ठीक है। करीब 500, 600, 700, 600 लगभग शब्दों में आपको लिखना होता है, ठीक। वाक्य विन्यास से 25 प्रश्न, मतलब 25 मार्क्स का वाक्य विन्यास। सारांश मतलब क्या है कि एक संक्षिप्तगी करना, उससे जो है आपको 15 नंबर का। और व्याकरण खंड से 30 मार्क्स का जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो आप अगर इस खंड को पास करना चाहें, इसमें तो पास करने के लिए 30 ही मार्क्स लाना है, तो निबंध लिख दीजिए, अब व्याकरण ठीक कर दीजिए तो आपका आ गया, या निबंध लिख दीजिए, सारांश कर दीजिए, व्याकरण ठीक कर दीजिए तो आपका पास कर गए। मतलब हिंदी की परीक्षा में लोग मौज लेता है, बैठता है, एकदम मज़ा लेता है। पहला दिन परीक्षा होता है ना, तो निबंध लिख दीजिए, कैसे भी लिखिएगा तो आपको 20 नंबर आ ही जाएगा, है ना। सारांश लिखिएगा कैसे भी तो 7, 8, 10 नंबर आ ही जाता है। व्याकरण में क्या पूछा जाता है, जैसे मुहावरा वगैरह हो गया, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, समास, इसका एक उदाहरण, 2-2, 5-5 उदाहरण इस तरह से पूछ लिया जाता है। फिर आपका जो है पर्यायवाची शब्द, है ना, मुहावरा, यही सब चीज़ पूछा जाता है ना। उसमें कुल 100 मार्क्स का रहता है। तो ये हो गया आपका सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम क्या होता है।
इसके लिए कोई विशेष तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से परीक्षा से 2 दिन 4 दिन पहले भी इसकी तैयारी हो सकती है ना। आप पहले से सब कुछ करके रखिए, परीक्षा से 1 दिन पहले इसको देख के चल जाइए, आप पास करके आ जाइएगा। खाली लिखने का प्रयास कर लीजिए, 2-4 जो है निबंध वगैरह लिख लीजिए, बस हो गया। ठीक, आइए सामान्य अध्ययन प्रथम GS फर्स्ट का सिलेबस को हम लोग समझते हैं। उसमें कितने खंड से प्रश्न रहता है, किस किस खंड में रहता है, कितने प्रश्नों का जवाब देना होता है, इसको समझते हैं। सामान्य अध्ययन फर्स्ट में 3 खंड से प्रश्न रहता है, 3 खंड रहता है। 3 खंड में खंड क, खंड ख, खंड ग रहता है। तो सबसे पहले हम लोग खंड क को समझते हैं। तो तीनों खंड से मिला करके आपको 8 क्वेश्चन का, कुल 8 प्रश्न का जवाब देना होता है। तो ठीक है, लिखना होता है। तो 8 खंड क में क्या होता है इसको समझिए। तो आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक इतिहास मतलब आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ जो प्रश्न होता है वो पूछ लिया जाता है। बिहार के संदर्भ में देश का इतिहास इस खंड से भी पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका, बिहार के नेताओं की भूमिका, जैसे कि 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका, इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है। गांधी, टैगोर और नेहरू के विचार, इसमें से विचार में से प्रत्येक वर्ष एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका फिक्स हो गया। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका में से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये भी फिक्स हो गया। आधुनिक इतिहास में भारत की संस्कृति, इसमें कला वगैरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है। बिहार के संदर्भ में इतिहास मतलब जितने भी आंदोलन हुए वो बिहार की क्या भूमिका रही, जितनी भी गतिविधियां हुई देश के स्तर पर जो इतिहास के खंड में है, दर्ज है, उसमें बिहार की क्या भूमिका रही उससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। खास करके आधुनिक भारत, है ना। कला में, कला से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, कला, है ना, पाल कला, है ना, मौर्य कला, मधुबनी पेंटिंग, है ना, पटना कलम। इस 4 कला में से कोई एक कला हर बार पूछ लिया जाता है ना। पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी तो अब नहीं पूछता है लगभग, लेकिन पाल, मौर्य, ठीक है, पाल कला, मौर्य कला और पटना कलम, 3 में से जो है कोई एक हर बार पूछ लिया जाता है। तो ये खंड क के खंड क में से जो सिलेबस है इसमें आपको करीब पूछा जाएगा वही 5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन, कभी 6 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो उसमें से आपको जवाब देना है मात्र 3 प्रश्न का, 3 प्रश्न का जवाब देना है। तो ये एकदम सेलेक्टिव जो है खंड है। अब आते हैं हम लोग खंड ख में। सामान्य अध्ययन फर्स्ट के अंतर्गत खंड ख से जो प्रश्न होता है वह करंट अफेयर्स का होता है। करंट अफेयर्स कैसा, तो वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो घटनाक्रम होते हैं पिछले 1 वर्षों में, उनसे प्रश्न बना करके पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न होते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान संबंध में अगर कुछ खटास आ गया है, उससे रिलेटेड कोई घटनाएं घट गई है तो उससे प्रश्न बना करके पूछ देगा। जैसे भारत चीन का संबंध से संबंधित सवाल पूछ देगा, भारत नेपाल संबंध, भारत अमेरिका संबंध। तो इससे रिलेटेड जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न और राष्ट्रीय स्तर पर जो कोई घटनाएं कुछ घटी है, करंट इशू कुछ आया है, तो उसमें जो है जो उससे पूछ लिया जाता है। जैसे 370 को हटाना, उससे प्रश्न पूछ लेगा। जैसे कि जम्मू कश्मीर को जो है राज्य का, स्वायत्त राज्य का दर्जा छीन करके उसे यूटीज का दर्जा दिया गया, तो ये सब इससे जो है इस सारे घटनाक्रमों से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इससे कुल 3 क्वेश्चन का जवाब देना होगा आपको, 3 क्वेश्चन इस खंड से, खंड ख के सेक्शन से। खंड ग में क्या है कि सांख्यिकी विश्लेषण, है ना, ग्राफ और आलेख से प्रश्न रहता है। सांख्यिकी विश्लेषण और ग्राफ आलेख से। तो सांख्यिकी विश्लेषण मतलब एक प्रकार का जो कॉमर्शियल मैथ होता है, 8, 9, 10 में आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें जैसे ग्राफ संबंधी प्रश्न होता है, ग्राफ संबंधी प्रश्न, ग्राफ दिया रहेगा, डाटा दिया रहेगा, उससे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि इस वर्ष में इतना तो अगले वर्ष में कितना, है ना, कि ये चीज़ डाटा अरेंजमेंट से प्रश्न रहता है। माध्य, माध्यिका, बहुलक तो पढ़े ही होंगे, माध्य बन निकालना, माध्यिका निकालना, बहुलक निकालना, इससे प्रश्न रहता है। पाई चार्ट, पाई चार्ट भी पढ़े होंगे। पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट को इस तरह से रहता है, करता है कि इसमें क्रिकेट में इतना डिग्री, है ना, इसमें खेल में, फुटबॉल में इतना डिग्री, इस तरह से जो प्रश्न होता है मैथ में जो आप बनाते हैं, तो वो हो गया पाई चार्ट। पाई चार्ट हो गया। दंड चार्ट, दंड चार्ट भी आप लोग जानते होंगे, इस तरह का जो आप लोग बनाए होंगे। ठीक है, 2001, 2002, 2003 में इतना उत्पादन, इतना इसमें 2004 में इतना उत्पादन, इस तरह से जो प्रश्न रहता है, तो उस तरह का जो है आपका जो है वो हो गया दंड चार्ट।
फिर लाइन चार्ट, इस तरह का एक प्रश्न रहेगा, इस तरह से ग्राफ लाइन में रहेगा, इस वर्ष में इतना ग्राफ ये है, इस वर्ष में इतना ये है, उस तरह से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आपको बस इस खंड से कितना 2 ही प्रश्न का जवाब देना है ना, तो इसमें इतना नहीं करना है, खाली क्वेश्चन बैंक को जो आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस खंड का जवाब देना आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए कोई चिंता नहीं करना है, क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करना है और थोड़ा बहुत इसके सिलेबस को अध्ययन कर लेना है, वो हम लोग कराएंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग सामान्य अध्ययन 2 के सिलेबस को देख लेते हैं क्या है। तो सामान्य अध्ययन 2 में भी खंड क, खंड ख, खंड ग का प्रश्न रहता है। तो उसमें खंड क में जो रहता है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं राजनीति, भारत की राज्य व्यवस्था कैसे संचालित होती है उससे संबंधित प्रश्न जो है, और बिहार के संदर्भ में भी किस तरह से संचालित होता है, तो उसके संदर्भ में जैसे कि भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या पढ़ेंगे आप, जैसे आप पढ़ रहे हैं संविधान में जितने भी चीज़ों को पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का ही बात है, जैसे कि मौलिक अधिकार है ना, मौलिक कर्तव्य है ना, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है ना, राज्य के संदर्भ में देखिएगा तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल है ना, ये तो इन सब सारे विधानमंडल और वहाँ पर संसद, इन सब सारे संसदीय शासन व्यवस्था क्या होता है, इस सब टॉपिकों से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसमें से कितना प्रश्न का जवाब देना होता है आपको, 3 क्वेश्चन का। पूछा कितना जाएगा खंड क में प्रश्न, वो खंड क में रहेगा कभी 5 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कभी 6 क्वेश्चन, उसमें से आपको मात्र 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। खंड ख में जो रहता है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल जो है, यही 2 चीज़ से मिला जुला प्रश्न रहता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कभी लगेगा वो प्रश्न अर्थव्यवस्था का है तो कभी लगेगा भूगोल का है, तो मतलब इस तरह से मिक्स करके प्रश्न को बनाया जाता है। जैसे ऐसे भी आप लोग देखते होंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना भारत के भूगोल के अध्ययन के बिना अधूरा होता है। जैसे मान लीजिए जनसंख्या का अध्ययन करते हैं तो जनसंख्या भूगोल में भी आप पढ़ते हैं है ना, और अर्थव्यवस्था में भी पढ़ते हैं। ठीक है, कृषि पढ़ते हैं तो अर्थव्यवस्था में भी पढ़ते हैं कृषि, और भूगोल में भी पढ़ते हैं कृषि के अनुकूल जो पर्यावरण जो है, भौगोलिक पर्यावरण है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, क्लाइमेट वगैरह ये सब पढ़ते हैं। तो वो दोनों मिल करके ही कोई चीज़ जो पूरा करता है। इसलिए इस खंड से, खंड ख से जो प्रश्न पूछा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के भूगोल को मिला करके पूछ लिया जाता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था पर कृषि पर मानसून का प्रभाव, तो क्या है, कृषि से क्या होता है, आपको आय उत्पादन होगा, तो आय उत्पादन होगा तो आय तो अर्थव्यवस्था का ना चीज़ हो गया, अर्थव्यवस्था और मानसून क्या होगा, भूगोल का चीज़ हो गया था। दोनों से मिला करके प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार खंड ग से, खंड ख में जो है आपको 3 प्रश्न का जवाब देना होता है। इसमें भी 3 प्रश्न, इसमें भी 3 प्रश्न, और इसमें 2 प्रश्न का जवाब देना होता है खंड ग में। तो खंड ग में क्या है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का भारत के विकास में प्रभाव एवं योगदान क्या रहा है, कैसे होता है, उससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कभी कभी कोई सैटेलाइट छोड़ा जाता है तो पूछ लिया जाएगा कि वो उस सैटेलाइट से भारत को क्या लाभ होने वाला है, भारत के लोगों को क्या लाभ होने वाला है, भारत का कैसे कल्याण होने वाला है, मतलब अप्लाइड किस्म का सवाल पूछ लिया जाएगा। ठीक है, लोगों को कल्याण के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग किस स्तर से आप कर सकते हैं। आप प्रशासक बनिएगा, आपके क्षेत्र में मान लीजिए पानी दूषित है, तो उस पानी को दूषित है तो दूषित पानी को शुद्ध करके कैसे लोगों को मुहैया कराया जाए, तो उसके लिए विज्ञान का प्रयोग कहाँ तक कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, उपयोग कैसे कर सकते हैं, उसका प्रभाव मतलब विकास कार्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या मदद ले सकते हैं, इससे संबंधित सवाल रहता है। उसमें आपको 4 प्रश्न रहेगा, उसमें से 2 प्रश्न का जवाब देना है। इसमें भी वही 5 से 6 क्वेश्चन रहता है खंड ख में, उसमें से 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। इसमें खंड क में भी वही 5 से 6 क्वेश्चन रहता है, कभी 5 कभी 6, आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप इस सारे खंडों के प्रश्नों को अगर प्रश्न पत्र को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से अगर जो है खंड क में प्रश्न रहता है तो कैसा रहता है, किस नेचर का रहता है, किस प्रकृति का रहता है। खंड ख में देखिएगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस नेचर और किस प्रकृति का प्रश्न पूछ लिया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था वाला खंड में जो है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक इस क्षेत्र से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्राथमिक में कृषि हो गया, खनन हो गया, ठीक है, और द्वितीयक में आपका जो है उद्योग वगैरह हो गया, है ना, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, और टर्शियरी में हो गया सेवा। तो इन तीनों क्षेत्र से मिलाकर के सवाल पूछ लिया जाता है और साथ में भूगोल से उसको रिलेट कर दिया जाता है। ठीक है,
तो इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है GS 2 में। अब जो है हम लोग आते हैं ऑप्शनल पेपर पर। तो ऑप्शनल पेपर में जैसा हमने कहा कि BPSC के द्वारा 34 ऑप्शनल पेपर का जो है आपको ऑप्शन दिया जाता है। 34 पेपर में से आप कोई भी एक रख सकते हैं। तो उसमें जो है आप हिस्ट्री रखिए, भूगोल रखिए, राजनीति शास्त्र रखिए, कोई साहित्य पेपर भी रख सकते हैं जैसे मैथिली, हिंदी, है ना, उर्दू, ये सब भी रख सकते हैं, पाली, तो ये सब भी रख सकते हैं। तो इस तरह का सब्जेक्ट आप कोई भी 34 सब्जेक्ट में से आप कोई भी एक पेपर रख सकते हैं। जैसे लोक प्रशासन रखे, मान के चलिए, तो लोक प्रशासन रखिएगा तो ये भी कितना होगा, 3 आवर का होगा, ठीक है। कितने मार्क्स का होगा, तो 300 मार्क्स का होगा। तो ये जो लोक प्रशासन होगा 300 मार्क्स का, 3 आवर का, इसमें भी खंड, जैसे GS में देखें खंड क, खंड ख, खंड ग, इसमें 2 खंड होता है, खंड क और खंड ख। ये खंड क और ख सारे सब्जेक्ट में होंगे। अभी लोक प्रशासन का हम उदाहरण बता रहे हैं, तो सभी सब्जेक्ट में इस तरह का होगा। तो खंड क से 3 क्वेश्चन का जवाब और खंड ग से 3 क्वेश्चन का जवाब, तो टोटल कितना जवाब देना पड़ गया, 6 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है, ठीक है। वहाँ GS में कितना होता था, GS फर्स्ट में, GS सेकंड में 3 खंड क से, 3 खंड ख से और 2 खंड ग से। तो 3 3 6 2 8 प्रश्न GS फर्स्ट में, 8 प्रश्न GS सेकंड में, और ऑप्शनल में आपको 3 3 6 प्रश्न का जवाब देना होता है। तो ये होता है। तो खंड क में क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट का जो खंड क होता है उसमें सैद्धांतिक पक्ष होता है, सैद्धांतिक पक्ष से प्रश्न पूछा जाता है। और खंड ख जो होता है व्यवहारिक पक्ष होता है, वो भारत के संदर्भ में होता है, तो वो उससे 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सैद्धांतिक पक्ष जो होता है एक वैश्विक स्तर का होता है। जैसे लोक प्रशासन का सैद्धांतिक पक्ष पढ़िएगा तो इसमें वैश्विक स्तर पर जो थिंकर, जो वैज्ञानिक, जो भी जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, वो जो थ्योरी दिए हैं उस थ्योरी से प्रश्न पूछ लिया जाता है। और खंड ख में उस सारे थ्योरी का भारत के संदर्भ में किस तरह से अप्लाई हो रहा है, भारत का शासन किस तरह से संचालित हो रहा है, वो भारत में जो है शासन प्रशासन में उसका क्या सहयोग है, भारतीय समाज में उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और भारत के समाज में उसका क्या भूमिका है, तो उससे रिलेटेड पढ़ना होता है, ठीक है। तो खंड क और खंड ख आपका ये 3 3 6 प्रश्न का जवाब पूछ जाता है। तो इसका लोक प्रशासन का सिलेबस को हम अलग वीडियो में अच्छे से समझेंगे, बारी बारी से कुछ सब्जेक्ट का हम सिलेबस बता देंगे, ठीक है, तोड़ करके कि खंड क में कितना है, कितना सिलेबस में कितने पॉइंट है, क्या क्या चीज़ पढ़ना है, और खंड ख में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं अगला बिंदु जो है सफलता के लिए रणनीति क्या हो। हाँ, सफलता के लिए रणनीति क्या अपनाना चाहिए, इस बिंदु पर हम लोग फोकस करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं आखिर करना क्या चाहिए हम लोगों को। संकल्प ले लिए तो सिद्धि के लिए आगे बढ़ रहे हैं, सारा कुछ कर लिए हैं, सिलेबस समझ गए, पाठ्यक्रम को जान गए, प्रोसेस जान गए हैं, तब हम लोगों को रणनीति बनानी होगी और रणनीति के साथ हम लोग को काम करना होगा और मोटिवेटेड होकर के काम करना होगा, मोटिवेट रह करके काम करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले प्रत्येक विषयों की बुनियादी समझ विकास करना होगा आपको अपने आप में। तो अपने आप में बुनियादी समझ विकास करने के लिए सारे विषयों का सिलेबस में जो है उन सारे विषयों का बुनियादी समझ विकास करने के लिए आपको, अगर आप अभी तक नहीं अध्ययन किए और स्टार्ट ही कर रहे हैं तो NCERT पढ़ना चाहिए, NCERT पढ़ना चाहिए। अगर आप पहले से कुछ जानते हैं बेसिक, ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा NCERT नहीं भी पढ़ें, गाइड से काम चला लें, ठीक है, और साथ ही साथ जो सिलेबस का और जो स्टैंडर्ड बुक है उसको अध्ययन करें। अगर कुछ भी नहीं जानते हैं तो अब NCERT से स्टार्ट करना आपके लिए उचित रहेगा। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट है फैक्ट्स के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स का भी अध्ययन करते रहना चाहिए। मतलब फैक्ट्स तो आपको PT में पास करा देगा, कॉन्सेप्ट आपको मेंस में पास कराएगा। फैक्ट भी चाहिए और कॉन्सेप्ट भी चाहिए, क्योंकि आपको खाली PT पास नहीं करना है, मेंस भी पास करना है। तो PT के साथ साथ मेंस पास करने के लिए आपको जो है कॉन्सेप्ट भी चाहिए। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें फैक्ट होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ टॉपिक होते हैं फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों होते हैं। तो आपको उस चीज़ को समझना होगा, है ना, उस समझ को डेवलप करना होगा कि कौन सा फैक्ट्स मेरे किस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और कौन सा कॉन्सेप्ट किस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो उस कॉन्सेप्ट को भी समझना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि विषयवार कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का अध्ययन करना होगा। अगर इस चीज़ को कर लिए हैं तो आप प्रत्येक विषय का जो है एक स्टैंडर्ड बुक खरीद लीजिए और उसको अध्ययन करिए। मैं बुक के विषय में भी एक वीडियो बना दूंगा, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक उचित होगा पढ़ना, वो उसके विषय में हम एक
स्पेशल वीडियो बना करके आप लोगों को दे दूँगा। फिर है अगला, फैक्ट्स के साथ साथ अपने अवधारणात्मक समझ एवं विश्लेषणात्मक समझ को भी विकास जो है विकसित करते रहना होगा। ठीक है, तो मतलब फैक्ट तो आप समझ ही रहे हैं, मतलब वन लाइनर पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप में अवधारणात्मक समझ नहीं आ रहा है और विश्लेषणात्मक समझ नहीं डेवलप हो पा रहा है, तो आप मेंस का खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे कभी। तो मेंस खिलाड़ी बनने के लिए आपको फैक्ट के साथ साथ अवधारणात्मक समझ भी विकास करना होगा आप अपने अंदर में। उसके बाद करंट अफेयर्स को निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करिए, कोई एक मैगजीन को पढ़ना शुरू करिए और उसी को निरंतर पढ़ते रहिए। बीपीएससी परीक्षा अगर पास करने का सपना है तो मैं रिकमेंड करूंगा प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए। उसमें क्या हुआ कि उससे जो लेख वगैरह होता है, फोकस वगैरह होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड या राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड, वो मेंस में वहीं से मतलब समझिए कि वो टॉपिक पूरा पूछ लिया जाता है। तो प्रतियोगिता दर्पण तो आपको मेंस के लिए तो है ही, इसके अलावा कहीं दिमाग मत भटकाइए। मार्केट में बहुत चीज़ है, भटकाओ है। ठीक है, यूपीएससी नहीं ना देना है, बीपीएससी देना है। उसके बाद प्री के लिए रहा करंट, तो प्री के लिए भी ये सूत्र को पढ़िए ही, और कुछ एक्स्ट्रा के लिए परीक्षा के टाइम में कुछ जो है एक्स्ट्रा जो 1 ईयर का होता है करंट अफेयर्स, उसको खरीद लेना है। वो एग्जाम के टाइम में मार्केट में आ जाता है, उसको पढ़ लेना है। अपने अंतर विषयक समझ, अपने अंतर विषयक समझ को विकास करते रहना होगा। मतलब आपको अपने अंदर अंतर विषयक ज्ञान, अंतर विषयक समझ को विकास करना। अंतर विषयक समझ क्या होता है कि एक विषय आप पढ़ लिए, दूसरा विषय भी पढ़ लिए, अब दोनों विषय का एक दूसरे में प्रयोग है ना, इससे रिलेटेड जो है आपको अभ्यास और प्रयास करना है ना। भूगोल को पॉलिटी से जोड़ देना, भूगोल को अर्थव्यवस्था से जोड़ देना, हिस्ट्री को ज्योग्राफी से जोड़ देना, ये कला आप में आ गया तो समझिए वो अंतर विषयक ज्ञान आप में आ गया। और ये ज्ञान जब आ जाता है तो लोग जो है का अवधारणात्मक समझ और विश्लेषणात्मक समझ डेवलप हो जाता है। और जब ये समझ हो गया तो आप मेंस का खिलाड़ी हो गए। तो चलिए अगला पॉइंट है, तो अगला पॉइंट है कि क्वेश्चन बैंक और प्रैक्टिस सेट जो है का सॉल्व करते रहें। क्वेश्चन बैंक मतलब पिछले गत वर्षों में जो प्रश्न पूछा गया है प्री का, उसको आप सॉल्व करते रहें। इससे आपको प्रश्नों का जो नेचर है, प्रकृति है, उसका पता चलेगा, है ना। उसके बाद फिर जो है मेंस का भी प्रश्न पत्र को आप देख सकते हैं बैक ईयर का, उससे भी आपको एक मतलब क्लू मिलेगा कि आखिर प्रश्न कैसा पूछा जाता है और कैसे कहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट जो मार्केट में नया आ जाए, प्रैक्टिस सेट जरूर, प्री के लिए प्रैक्टिस सेट ज़रूर आजमाइए और उसको प्रैक्टिस सेट ज़रूर करिए। ठीक है, खास करके अभी नहीं कर रहे हैं तो प्रीलिम्स का जब नोटिफिकेशन आ जाए तो उसके बाद तो ज़रूर प्रैक्टिस सेट बनाइए। ठीक, उसके बाद है नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रहिए, क्योंकि नकारात्मक लोग आपके आत्मविश्वास को कम कर देगा और जो कि सफलता में जो है वो जो है बहुत बड़ा बाधा उत्पन्न कर देगा। इसीलिए जो है आप सकारात्मक लोगों से जुड़ कर रहिए और सकारात्मक रहिए और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रहिए। अगला पॉइंट है तैयारी हमेशा प्री और मेंस का एक साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सालों भर प्री की तैयारी में ही लगे हुए हैं और मेंस के लिए जो है अपना अवधारणात्मक समझ को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अपने जो है कॉन्सेप्ट को नहीं ले पा रहे हैं, अवधारणात्मक समझ को नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए तैयारी हमेशा प्री और मेंस का करना चाहिए। हाँ, जब प्री का परीक्षा नज़दीक आ जाए तो ये दोनों चीज़ को स्टॉप कर देना चाहिए और प्री पर ज़्यादा फोकस कर देना चाहिए। लेकिन जब प्री एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद फिर मेंस पर फोकस कर देना चाहिए। जब मेंस हो जाने के बाद फिर प्री और मेन दोनों पर जो है समान स्तर से फोकस करना चाहिए। फिर उसके बाद धैर्य को बनाए रखें, धैर्य को नहीं खोएं। धैर्य होने के लिए बहुत लोग बीच बीच में आपको नेगेटिव बात बताते रहेगा, कन्विंस करते रहेगा, तो उन लोगों पर इंटरप्ट पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो आपको धैर्य को बनाए रखना है, पेशेंस को बनाए रखना है। एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। इस मंत्र को हमेशा जाप करते रहें और मेहनत करते रहें, जरूर मिलेगा। और बीच बीच में कुछ कुछ लिखते रहें। अगर मेंस परीक्षा में अभी शामिल नहीं होने जा रहे हैं तो होने जा रहे हैं तो बीच बीच में नहीं, डेली लिखना पड़ेगा। अगर मेंस परीक्षा में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, अभी आप तैयारी के मोड में ही हैं, प्री और मेन दोनों का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बीच बीच में कुछ कुछ टॉपिक पर ज़रूर लिखना चाहिए। चाहे जैसा भी लिखते हो वो ज़रूर लिखना चाहिए। और लिख करके अपने कोई दोस्त, करीबी या कोई मार्गदर्शक हो, कोई टीचर, कोई शिक्षक जो इस दिशा में काम किया हो और कुछ अनुभव रखता हो, उनको ज़रूर चेक कराइए कि देखिए आप हम कैसा लिखें, थोड़ा सा इसका कुछ जो है ये करिए, फीडबैक दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप में धीरे धीरे ये लिखने का भी कला डेवलप होता चला जाएगा। तो ये हम लोगों का आज था ये कुछ जानकारी बीपीएससी की तैयारी, संपूर्ण तैयारी कैसे करें, है ना। उसमें सिलेबस को जाने हम लोग, पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है, परीक्षा की पद्धति क्या है, तैयारी कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, क्या पढ़ें, है ना।
तो हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे कि बुक का जो है अध्ययन करेंगे तो कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कहाँ से क्या चीज़ पढ़ना चाहिए, ये सब हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नया है, थोड़ा आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो ज़रूर और भी अच्छा चीज़ देने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।